कि जो डेलीगेट्स हैं उनके बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। दोनों देशों के बीच सहमति क्योंकि नहीं बन पाई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी। परमाणु ऊर्जा की शर्त को मानने से भी ईरान ने इनकार किया। और वार्ता से जुड़े ईरानी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अमेरिका बातचीत में वो हासिल करना चाहता था जो युद्ध के जरिए नहीं कर पाया। तो सूत्र कहीं ना कहीं अभी भी जो जानकारी मिल रही है उससे ये बातचीत से साफ हो जाता है कि एक क्लियर विन जो है जंग में चूंकि अमेरिका को हासिल नहीं हो पाया, तो बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए वो ये दिखाना चाह रहा था कि ईरान पर हमने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी बात जो है सूत्रों से एक जानकारी निकल कर आई है कि अमेरिका का एटीट्यूड ऐसा था, अमेरिका जो बर्ताव कर रहा है उससे बातचीत में वो हासिल करना चाहता है जो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाया। एक तरीके से अमेरिका अपना पावर, अपना पोजीशन यहाँ पर दिखाना चाह रहा था, जिसको बड़ी चोट पहुंची है ईरान के इस युद्ध में। तो आपको दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि कैसे जेडी वेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि ईरान के साथ पीस टॉक फेल हो गई है। तो अब ये दो तस्वीरें देखिए जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने का उन्होंने ऐलान किया, और दूसरी तस्वीर देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसके तुरंत बाद अपने विमान में सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी कि 1 मिनट का भी वक्त और बर्बाद नहीं किया इस्लामाबाद में कि राउंड 2 की बातचीत हो सके, कुछ और बातचीत आगे बढ़ सके। 21 घंटे की मैराथन मीटिंग्स के बाद वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। ये दोनों तस्वीरें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चेहरे पर करारा तमाचा जरूर है। इस्लामिक वर्ल्ड का चौधरी बनने की पाकिस्तान की कोशिशों को एक्सपोज कर रही है। ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान ने बड़े सपने पाल रखे थे, खुद को दुनिया का नया शांति दूत समझने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट था। और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अधर में लटकाकर लौट गया है। तो ईरान भी बिना डील के लौट रहा है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही है। और आइए ये समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से बात नहीं बन पाई। तो सबसे बड़े वो तमाम मुद्दे जो एक यहां पर लूपहोल रहे, फेलियर रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात नहीं बन पाई। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि अमेरिका इस पर कंट्रोल चाहता है, तो हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज पर ईरान टोल वसूलना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि अब जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो ये कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा लेबनान पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं इजराइल का हमला जारी है और ईरान की बात नहीं मानी गई। ईरान ने ये कहा था कि लेबनान पर जब तक सीज फायर नहीं करते हैं, वो उस दायरे में नहीं आता है, तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो दूसरा अहम जो मुद्दा था वो एक इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम का। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरीके से रोक लगाना चाहता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानता है। यूएस को ईरान से कमिटमेंट चाहिए कि वो भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम विकसित ना करे, और इस पर ईरान सहमत होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ईरान काफी जोर शोर से ऑलरेडी इस पर काम कर रहा था, जो युद्ध की एक बड़ी वजह भी थी। बहरहाल बातचीत फेल होने पर अब ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि अमेरिका बातचीत से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, अमेरिका से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने तो ये भी कह दिया है कि हम आगे भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए वार्ता कर रहा था। संजीव श्रीवास्तव जी, तमाम मुद्दों पर तो चलिए हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठने लगता है। ये बातचीत फेल हुई है, उससे बड़ा फेलियर यहाँ पाकिस्तान साबित हुआ है। कि पाकिस्तान की जो भूमिका है ज्योति जी, एक मैसेंजर की रही है, उससे ज्यादा वो कोई उसकी भूमिका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही लो है। और पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का जो वेन्यू है वो सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल जाहिर है कि वो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करता, और जिस तरह का एक्सचेंजेस आपने ख्वाजा आसिफ और इजरायली साइड में देखे, और उसके बाद एक ट्वीट किया गया, उसके बाद इजरायली जब रिएक्शन आया तो वो ट्वीट हटा दिया गया, और उस ट्वीट में अनेक आपत्तिजनक बातें ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के बारे में लिखी थी। आज भी जो पाकिस्तान है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। तो ऐसे में एक पक्ष जो कि इस युद्ध में इतना इंटेंसली इन्वॉल्व है, उस पक्ष के द्वारा अगर एक वेन्यू को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो पहले से ही उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़े थे कि ये इस्लामाबाद का वेन्यू इस पूरे टॉक्स के लिए कितना सुटेबल था।
और जाहिर है कि उसको लेकर के अनेक पक्ष, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्या सिर्फ वेन्यू भी एक फैक्टर था? पीके श्रीवास्तव जी, आपकी भी ओपिनियन इस पर मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आप बड़ा इस्लामिक मुल्क का यहाँ लीडर बनने चले थे और ऐसे में मध्यस्थ की भूमिका में तो चलिए थे ही, आपका काम मैसेंजर का था, लेकिन मैसेंजर का भी कुछ रोल होता है कि आप कोशिशें करते हैं कि बातचीत कम से कम किसी नतीजे पे पहुंचे। यहाँ तो पूरी तरीके से बातचीत बेनतीजा रही। ज्योति, मैसेंजर अपने रोल को ठीक से तभी निभा सकता है जब दोनों पक्षों पर उससे पूर्ण विश्वास हो। आप बताइए, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है पास्ट में जिससे उसके ऊपर विश्वास हो सकता है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में डबल गेमिंग की, वो उसने यूएस के साथ भी किया और अफगानिस्तान के साथ भी किया और तालिबान के साथ भी किया। पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस दिए हुए हैं यूएस को जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे थे। तो पाकिस्तान का रोल हमेशा से बड़ा ड्यूबियस सा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर कोई फाइनेंशियल पावर भी नहीं है। देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सबको पता है कि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। तो ऐसे माहौल में अगर आप देखें तो किस तरह का समझौते के बीच में पाकिस्तान अपने आप को खड़ा कर सकता है? ये सबको पता था कि पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया है, जो यूएस डिजाइन एक ऑप्टिक्स थी कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बात को एक तरीके से ईरान के पास पहुंचा सकें जी इन अ डायरेक्ट मैनर। तो अब मैं आपको एक मौका दीजिए, एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें ये जो उनका जाना है वाइस प्रेसिडेंट वांस का यहाँ से, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ये किसी कंफर्टेबल वेन्यू पे जहां बोलते हैं, जहां तीनों को विश्वास हो, उसमें यूएस को भी होना चाहिए, इजराइल को भी होना चाहिए और उसमें ईरान को भी होना चाहिए। जब ये बात वहां होगी, उसके बाद से बात में आगे दम आएगा। ये जाना और ट्रम्प का बोलना कि हम जीत चुके हैं, दोनों प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा है, जिसे आर्ट ऑफ डील बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये पोजीशन है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद चाइना भी अब एंटर करेगा और मध्यस्थता की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ये जेडी वेंस जो है अपनी टीम के साथ अमेरिका रवाना हो गए। संजीव जी, ईरान ये कहता है कि अमेरिका चाहता ही नहीं था कि सीज फायर हो, अमेरिका चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो, वो तो आए सिर्फ इसलिए थे कि दुनिया को दिखा सके हमारे पास गुडविल है, अपनी छवि सुधार सके और जंग में जो नहीं मिला वो इस बातचीत से हासिल करें। देखिए, ये वही बात है कि जिसको कि मैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कहता हूं, और एडामेंट जो रुख है, जो एक अड़ियल रुख है, दोनों ही पक्ष दिखा रहे हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। और उन्हें एक जिसको कहते हैं विन विन फार्मूले का आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों को अपनी जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं उसको टोन डाउन करना होगा, एक कंप्रोमाइज करना होगा और कुछ ऐसे बातों पर एग्री होना होगा कि जहां से शांति स्थापित की जा सके। और लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो जटिल होने जा रही है और वो चूंकि मिसट्रस्ट बहुत ही डीप है, हॉस्टिलिटीज बहुत ही ज्यादा हुई हैं। 28 फरवरी के बाद से काफी डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन हुआ है। ईरान तो सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद हुआ है, लेकिन उसके रिटेलिएशन की वजह से इजराइल और वेस्ट एशिया में भी काफी क्षति हुई है। जेडी वेंस ये कहकर निकले हैं पाकिस्तान से कि वी हैव गिवन आवर बेस्ट ऑफर, तो आपको लग रहा है कि ईरान को अब